नमस्ते दोस्तों। हिंदी की खूबसूरत, उम्दा और बेहतरीन कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कालजयी कहानियों के संग्रह से आशा पूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी नागन की पूंछ। आशा पूर्णा देवी जी बांग्ला और हिंदी साहित्य की लोकप्रिय और महान लेखिका हैं। तो शुरू करते हैं कहानी नागन की पूंछ। किसी जूते की दुकान के रैक पर जिस तरह जूते के डिब्बे रखे रहते हैं, उसी तरह से एक दूसरे से गुथे हुए एक ही आकार के रेलवे क्वार्टर्स के ये मकान देखने में ऐसे कुछ खास नहीं थे। पर जब एक कतार में खड़े उन मकानों में से एक खास नंबर वाले मकान के सामने ये रिक्शा रुका तो कानन को लगा ऐसा खूबसूरत मकान उसने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं था। मकान इस समय पूरे तौर पर खुला था, खाली था। जाड़े की आखिरी सांस भरती ठंडी हवा बरामदे और आंगन के बीच आंख में चौली खेल रही थी। इसी खाली मकान को एक तो कानन अपने साजो सामान से भर देगी, बर्तन, बिस्तर, कपड़े और असबाबों से, और दूसरी तरफ कानन को भरपूर कर डाला खुद मकान ने। ये मकान कानन का, उसके अकेले का है, बिल्कुल अपना। कानन और अनिमेष का। ये मनोभाव कितना सुखदाई है। ये बरामदा, ये आंगन, रसोई घर और ये दो दो सोने के लिए कमरे, सब सब कुछ कानन का। पूरा एक साम्राज्य। इसके अलावा और क्या चाहिए उसे। रिक्शा से उतरते ही कानन ने मकान का कोना कोना देख डाला। एक बार, दो बार, तीन बार। उसके चेहरे पर शिशु सुलभ उत्सुकता थी, शिशुओं सा आनंद। रिक्शे वाले की मद से सारा सामान अंदर रखवा कर अनिमेष उसे किराया चुका रहा था। जब बौखलाई सी कानन दौड़ी दौड़ी आई, सुनते हो, जल्दी से यहाँ आओ, देखो एक चीज़ देख जाओ। अनिमेष हड़बड़ाया नहीं, बोला जो देखना है उसे बाद में देख लेना, पहले सारा सामान तो देख समझ लो। ये छोटी सी बात कानन के उत्साह को कम नहीं कर सकी। उसकी अनसुनी करती हुई सी वो बोली, तुमने तो सब मिला ही लिया होगा, ये सब छोड़ो, पहले उधर चलो। चलो, अनिमेष बोला, लेकिन मामला क्या है? क्या आंगन के बेल के पेड़ पर दो दो भूत सवार हैं? आहा, कैसी बातें करते हो। आंगन में बेल का पेड़ नहीं है, आम के पेड़ हैं, आम के, दो दो आम के पेड़, और उन पर छोटी छोटी अमियाँ लटक रही हैं। यकायक अनिमेष ठिठक गया, फिर माथा ठोंक कर बोला, क्या कह रही हो? ये तो गजब हो गया, आम के पेड़ से आम लटक रहे हैं। कानन पहले तो उसके कहने के ढंग पर घबरा गई, उसके बाद तुरंत ही समझ गई कि मजाक है, तो हंसते हंसते उससे लिपट गई। ओफो, कितने शरारती हो तुम, मुझको ऐसे डरा दिया। अच्छा, तो मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये बताओ, अपने ही घर में, अपने आंगन में फल के पेड़ पर फल लटकते देखा है कभी? अनिमेष की आंखों के सामने तैरता उतराता उत्तरी कलकत्ता की सकरी सी गली में एक टूटा फूटा पुराना सा मकान उभर आया, जो नाते रिश्तेदारों में बढ़ चुका था। उभर आया उसी मकान का कोने वाला छोटा सा कमरा। उसी के साथ याद आया कानन के अपने मायके का उससे भी अधिक छोटा, सीमेंट और पलस्तर गिरता एक मकान। हाँ, देखा नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। उसने हामी भरी। ये क्वार्टर अनिमेष पहले ही देख चुका था, फिर भी कानन ने उसको साथ घसीटते हुए पूरे घर का चक्कर लगवाया। घर इतना बड़ा नहीं था कि कोई खास समय लगता, फिर भी कानन के लिए घर काफ़ी बड़ा था। अनिमेष बोला, घर बार तो देख चुका, अब जरा सब कुछ जल्दी से समेट लो, खाना पीना भी है या नहीं? कानन ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, खाना? खाना खाओगे? ऐसी शानदार घड़ी में तुम बस मामूली सी खाने की बात कर रहे हो। परंतु फौरन हंसते हुए आंचल कमर में खोसती हुई बिस्तर बंद को लुढ़काती हुई बोली, ठीक है, घंटे भर में मैं तुम्हें 3 तरह की सब्जी और भात दाल खिलाती हूँ, तब देखना और कहना कैसी घरवाली हूँ मैं तुम्हारी। कानन चौकड़ी भरती हुई किशोरी बन गई थी। कानन के तन और मन से मानो 8-10 साल झर गए हों। शादी के बाद और उससे पहले 25 साल किस तरह घुट घुट कर जीती रही है कानन। अनिमेष रेलवे की नौकरी पाकर चला गया
तो उसी छोटे से कमरे की खिड़की के सीखचों पर सिर पीटती थी और भगवान से मनाती रहती थी, भगवान मुझे क्या इन लोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो इस जीवन से छुट्टी दिला दो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। भगवान को सचमुच दया आ गई, छुटकारा मिला। अनिमेष को मिली पदोन्नति और इस क्वार्टर के मार्फत। जिठानी, ननद और भावजों की ईर्ष्यापूर्ण जलती आंखों के सामने सामान लाद कर टैक्सी पर चढ़ बैठी कानन और हावड़ा स्टेशन की ओर चल पड़ी थी। रेल पर चढ़ना भी तो एक नई बात थी। भगवान, क्या सच है कि तुमने कानन के भाग्य के लिए इतने सुख लिख रखे थे? अनिमेष कहता, मैं तो देख रहा हूँ नया प्रेमी पाकर तुम मुझे भूल गई हो। कानन कहती, चलो हटो भी, बेहया कहीं के। अनिमेष कहता, बेहयाई की क्या बात है? सच्ची बात है। घर मिलने पर तुम मेरी इस तरह से अनदेखी करोगी? अगर पहले से मालूम होता तो दोबारा सोच कर देखता। ये तो मेरा दुश्मन ही बन बैठा है। अरे नहीं जनाब, घर का मतलब है तुम और तुम्हारा मतलब है घर, समझे? हमेशा ही सीधी सादी कानन यहाँ आकर कवियत्री बनती जा रही है या फिर विदुषी। ऐसी ही बातचीत के दौरान कभी कभार अनिमेष कहता, मित्रा साहब की पत्नी से एक बार मिलने नहीं गई? उनके यहाँ न जाकर कोई अच्छी बात नहीं कर रही हो? कुछ भी हो, हैं तो ऊपर वाले, थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कानन बोली, तुम भी चलो ना। अरे मुझे क्यों घसीटती हो? तुम सब औरतें आपस में, पता नहीं। कानन जरा तमक कर बोली, सारी औरतों से क्या मतलब? तुम ही तो कहते हो वो बीए हैं, एमए पास हैं, सुंदरी हैं, आधुनिका हैं, और मैं ठहरी गंवई और गंवार। अनिमेष हंसकर टाल जाता, लेकिन तुम उनसे होड़ लगाने थोड़ी जाओगी। तुम तो कुछ ऐसे जाओगी जैसे राजा के पास प्रजा जाती है, स्वामी के निकट सेवक जाता है। कानन का चेहरा लाल पड़ जाता, ये मैं नहीं कर सकूंगी। अरे भाई, तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। अनिमेष कहता, जाओगी, थोड़ा मिल मिला लोगी, फिर चली आओगी। यहाँ ऊपर वाला नीचे वाला जैसी बातें कुछ ज़्यादा ही हैं। सूरज से ज़्यादा गर्म होती है रेत, इसी तरह साहब से ज़्यादा मेमों की इज्जत करनी पड़ती है। थोड़ा सा फूल फल नहीं चढ़ा तो नाराज़ हो जाएंगी। कानन कहती, जाऊंगी, किसी दिन चली जाऊंगी। लेकिन तो भी जाना ना हो पाया। आज अनिमेष एक खबर ले आया। आकर बोला, अभी जाना हो तो जाओ, साहब कुछ दिनों के लिए टूर पर गए हैं। इस घड़ी विरहणी को सखी का साथ भी अच्छा लगेगा। हार कर कानन को जाना पड़ा। दोपहर को अनिमेष काम पर चला गया था, दूर से ही उनका घर दिखाते हुए। फागुन बीतने वाला था, इसलिए हवा भी शरीर को भा नहीं रही थी। इतना सा रास्ता चलना भी अखर गया, चेहरा दिप गया। लेकिन जब तक अनिमेष घर वापस आया तब तक तो इसके लाल रहने जैसी कोई बात नहीं थी। वैसे कानन बहुत पहले घर लौट आई थी, तो भी उसका चेहरा तमतमा रहा था। होंठों पर अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। तमक कर बोली, बाबा, तुम्हारे साहब खूब बेवकूफ़ बनाते हैं। टूर पर जा रहे हैं ये बताकर निकले और सीधे जाकर बीबी के आंचल में जा छिपे। उफ, मैं वहाँ पहुँचकर ऐसी शर्मिंदा हुई। अनिमेष को इस बात में कौतुक का कोई पुट नजर नहीं आया। लगभग चिढ़ते हुए ढंग से बोला, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? साहब गए या नहीं गए ये क्या मैं नहीं जानता? मैं खुद ट्रेन पर बैठा कर आया था। कानन फिर भी हंसती रही। कानन भी बड़ी भोली है, बल्कि बेवकूफ़। यही तो कह रही हूँ, 2 स्टेशन के बाद ही घर लौट आए। चुप भी रहो, ये तो बताओ कि जाकर देखा क्या? उनकी पत्नी से भेंट नहीं हुई क्या? डांट खाकर कानन को सकपका गई। बोली, भेंट कैसे होती? जिस हॉल में देखा, तुम तो उनके घर घुसाकर चले गए। तेज धूप के कारण बगीचे की तरफ से जाने लगी। कौतूहलवश बगीचे की तरफ की खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर भीतर झांकते ही उल्टे पांव भाग आई? और नहीं तो क्या करती? भौएं नचाकर कानन बोली, साहब और मेम साहब दिन दहाड़े, रात का मजा। चुप भी रहो, अनिमेष बोला, तुम जरूर गलत मकान में घुस गई होगी। पति का तमतमाया चेहरा देखकर कानन हक्का बक्का रह गई। फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उससे कोई गलती हुई है। उल्टे वो पति पर इल्ज़ाम मढ़ते हुए बोली, हाँ, मैं जैसे कोई पागल हूँ? तुम खुद घर दिखाकर नहीं गए थे? दूर खड़े रहकर तुमने हाथ नहीं हिलाया था? उसके बाद क्या मैं गेट बंद करके किसी और के यहाँ चली जाऊँगी?
साहब लोगों का क्वार्टर कोई हमारे क्वार्टरों की तरह एक दूसरे से गड्ढ-मड्ढ तो होते नहीं कि गलती करती। यहाँ से वहाँ तक तो क्यारी ही क्यारी हैं। बात तो सच थी। अनिमेष चुप होकर पड़ गया। मित्रा साहब की मेम साहब की ज़रूरत से ज़्यादा लीपापोती और चटक मटक पर दफ्तर के लोग हंसा करते हैं, और मातहतों की जैसी आदत है आलोचना भी खूब करते हैं हर कोई। लेकिन ये तो बड़ी आफत वाली बात है। बेवकूफ़ कानन भी दोपहरी में निकलकर सांप की बाम्बी का पता लगा बैठी। एक गरीब और साधारण परिवार का लड़का अनिमेष सोचने लगा, ये बात नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, इसमें कहीं कोई गलती है। मित्रा साहब की पत्नी के साज श्रृंगार पर लोग जैसी टीका टिप्पणी करते हैं, ठीक वैसी ही टीका टिप्पणी करते हैं साहब की। बीबी के पीछे पीछे डोला करते हैं ना। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। अनिमेष ने गहरी सांस के साथ कहा, अब रहने दो, खूब हुआ घूमना, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और एक बात याद रखना, जो कुछ देखा है उसे पूरे तौर पर भुला देना। ये भी भूल जाना कि उस रास्ते पर कभी कदम भी रखा है। कानन हंसना भूल चुकी थी। उसका दिल डर के मारे धड़कने लगा था। अपने ऊपर से जैसे भरोसा ही उठ गया। बार बार लगने लगा, क्या उसके देखने में कोई गलती हो गई? चिलचिलाती धूप के कारण क्या उसकी आंखें चौंधी आ गई थीं? मेम साहब क्या अकेली ही थीं? लेकिन भरी दोपहर में जीता जागता एक कानन अंधी तो है नहीं। काफ़ी देर के बाद कानन बोली, सुनो जी, ये भी क्या मुमकिन है? अनिमेष ने रूखे स्वर में कहा, असंभव क्या है, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती ना हो, ऐसा भी तो नहीं। तो क्या ऐसा इंद्र देवता सा पति रहते हुए भी? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहावत है ना, जिसके साथ मन मिले उसके साथ। खैर, अनिमेष ने फिर एक सांस छोड़ी। लेकिन अब कानन जैसे तैयार बैठी थी, तमक कर बोली, बैठ बैठ कर लंबी लंबी सांसें मत भरो, इस बात का विरोध तो करना चाहिए। विरोध? अनिमेष मुस्कुराया, हम करेंगे विरोध? भला कैसे? कैसे क्या, साहब से कह दोगे? उस हरामी और पाजी को साहब बिल्कुल ख़त्म कर डालेंगे। अनिमेष ने उसे एक झटके से रोक दिया और कहा, चुप रहो, चिल्लाओ मत। मैंने कह दिया ना कि तुम्हें भूलना होगा कि आज दोपहर को तुम उस घर की तरफ से निकली भी थी। कौन जाने साहब को इस बारे में पता हो। साहब को पता है? कानन गुस्से से बिफर उठी, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो भला? अपनी सादगी से भरी बेवकूफ़ी पर कुछ देर सोचते रहने के बाद अनिमेष ने अपने को संभाल लिया। बोला, मजाक कर रहा था बाबा, मजाक कर रहा था। तो फिर ऐसा कहो ना। कुछ शांत हुई कानन, लेकिन फिर बोली, अब जो भी कहो, हम क्या कर सकते हैं, कहकर बैठ जाना इंसानियत नहीं। बेचारे साहब बेफिक्र होकर दफ्तर चले जाते हैं, और इधर। अनिमेष ने फिर फटकार लगाते हुए कहा, तुम चुप रहोगी भी कि नहीं? अब तुम्हारे मुंह से मुझे ये बातें सुनाई नहीं देनी चाहिए। जो जैसा है रहे। जो जैसा है रहे? हमारा क्या बिगड़ता है, जो जैसा है रहे? ये भी कोई बात हुई? कानन के मन में रह रहकर यही बातें चक्कर काटने लगीं। निश्चिंत, बेफिक्र और बीबी पर भरोसा रखने वाला एक इंसान, उसे पता तक नहीं चल पा रहा होगा कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। क्या हम जानकर भी उसे सावधान नहीं करें? अगर ये बुरी औरत कहीं और भाग जाए, या फिर साहब का सारा रुपया पैसा लेकर खिसक जाए? अपनी बुद्धि के अनुसार कानन वैसा ही सोचती रही। अनिमेष होता तो ये सब न सोचता। वो जानता है भाग जाने वाली ऐसी औरतें इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करती, घर में रहकर ही सेंध काटा करती हैं। जमा जमाया थोड़ा बहुत रुपया पैसा लेकर भागने से क्या फ़ायदा? इससे तो रोज़ की रकम मारी जाएगी। कानन ये सब नहीं जानती, शायद इसीलिए छटपटाती रही। अनिमेष ने भी इस बात को छेड़ने के लिए मना कर दिया है, फिर भी पूछती, अच्छा साहब कब आएंगे? परसों। परसों? लेकिन क्यों? क्या तुम जाकर साहब को होशियार खबरदार कराओगी? अनिमेष ने चुटकी ली, तुम्हारी खोपड़ी में मेम साहब तो नहीं घुस गई? अब दया करो कानन, अब चुप हो जाओ वरना गुस्सा आ जाएगा। कानन को झक मारकर चुप होना पड़ा। लेकिन इससे क्या कानन का मन भी चुप हो गया? कानन की भलमनसाहट उसको कोसती रही। वो एक बार फिर जाएगी, अच्छी तरह से देखेगी। देखेगी स्वप्न तो नहीं था। सब कुछ देखभाल कर वो साहब के नाम बेनामी पत्र भी डालेगी। दूसरे ही दिन चिलचिलाती धूप में दोपहर को कानन अपनी उसी मुहिम पर चल दी। लेकिन कल का निशंक चित्त आज शंका में डूबा था। उसने तो कल
बस कौतूहलवश ही मेम साहब की खिड़की का पर्दा उठाकर झाँका था। पर आज की बात तो कुछ और थी। आज कानन का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि शायद उसी की आवाज़ ने मेम साहब को चौंका दिया। कौन कौन है? कहती हुई वो खुद खिड़की का पर्दा हटाती वहाँ आ खड़ी हुई। कौन है? उसने पूछा। कमरे से बाग की तरफ चली आई मेम साहब, फिर बड़े कड़े स्वर में पूछा, तुम कौन हो? धूप और गर्मी से लाल हुए चेहरे से जितना बन सका कानन ने बताया। कम से कम परिचय का मामला तो साफ हो गया। अच्छा, दफ्तर के अनिमेश बोस की पत्नी हो तुम? यहाँ ताक झाँक क्यों कर रही थी? बड़ी मुश्किल से साहस बटोर कर कानन बोली, आपसे भेंट करूंगी इसलिए। देख यही रही थी कि आप सो तो नहीं रही हैं। ओह, ये बात है। मेम साहब का सुंदर नाक नक्श, आँख और होठों से सजा चेहरा अचानक हिंसा भाव से विकृत हो उठा। लेकिन मुझसे भेंट करने क्यों आई हो तुम? क्या अनिमेश बोस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है? काटो तो खून नहीं कानन को। मेम साहब का गुस्से से तमतमाया चेहरा उसकी चुस्त और सुडौल देह को देखती हुई बोली, नहीं, नौकरी भला क्यों जाएगी? अभी उसी दिन तो तबादला होकर आए हैं इधर, नया क्वार्टर मिलने पर। ओह अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मेम साहब ने पांव पटक कर पूछा। कानन की रक्षा के लिए भगवान क्या कोई दूत नहीं भेज सकते? या फिर इसी क्षण कानन की रक्षा करने खुद साहब नहीं आ सकते? शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था। और कानन की हिफाजत करने की गरज थी भी किसे? जो बेवकूफ़ आसरा देने पर कुल्हाड़ी चढ़ाता है, उसे मौत के मुंह में जाने से खुदा भी नहीं बचा सकता। इसीलिए कुछ नहीं हुआ, कानन ही को कहना पड़ा, बस यूं ही मिलने चली आई थी। मिलने चली आई थी मुझसे? मेम साहब के होंठों के कोनों को हंसी छू गई। कहीं ताश खेलने तो नहीं आई हो ना, या फिर पान तंबाकू खाने? खैर, नागिन की पूंछ पर पांव रखने का क्या नतीजा होता है, ये शायद अनिमेश बोस नहीं जानता, और उसे ये बात सिखानी पड़ेगी। अब तुम जा सकती हो। अपनी काली लंबी चोटी को लहराकर कसी और कसमसाती देह को मरोड़ती मेम साहब पर्दा सरका के घर के अंदर चली गईं। उसके बाद सचमुच अनिमेश को सीखना पड़ गया कि नागन की पूंछ पर पांव रखने का परिणाम क्या होता है। दफ्तर के नियम बदले गए। यहाँ आने की 1.5 महीने बाद उसके तबादले का ऑर्डर आ गया अनिमेश बोस के लिए। इस दफ़ा हेडक्वार्टर्स नहीं, बहुत ही दूर किसी रद्दी जगह पर, जहाँ किसी क्वार्टर के मिलने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। 2 रिक्शे आकर खड़े हुए। खींच, धिक्कार, अपमान और जलते गुस्से ने अनिमेश को पत्थर बना दिया था। अभी तक कानन के साथ एक शब्द नहीं बोला था। 24 घंटे की नोटिस में तबादले के ऑर्डर के भीतर जो छिपा था, उस रहस्य को छिपाना आसान नहीं था। तिरस्कार करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। कानन तो जैसे बोलना ही भूल गई हो। चुपचाप खड़े खड़े देख रही थी किस तरह अनिमेश के हाथों का एक झटका खाकर कांच के बर्तन झंझना उठे, किस तरह लात मार मार कर वो बिस्तर बंद इधर उधर लुढ़काता रहा था। सफ़ेद संगमरमर के एक लोटे में कानन गंगा जल रखती थी, श्री राम कृष्ण की तस्वीर के नीचे एक आलने पर। वो क्या असावधानी के कारण ही अनिमेश के हाथों से गिरकर इधर उधर बिखर गया? इस चूक के लिए अनिमेश कुछ शर्मिंदा भी हुआ। अभी तक कानन ने एक शब्द नहीं कहा था, अब कहीं जाकर बोली। बड़ी मुश्किल से उमड़ आते आंसुओं को रोकती हुई बोली, पूजा की चीज़ है, उसे इस तरह? शायद वो चुप रहती तो अनिमेश को अपने किए का अधिक पछतावा होता रहता, लेकिन कानन की बात सुनते उसके तन बदन में आग लग गई। लोटे के छोटे छोटे बिखरे टुकड़ों को बटोर कर फेंकते हुए वो झुंझला कर बोल उठा, टूटें और टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, सारी चीज़ टूट कर चकनाचूर हो जाए। साहब का घर बर्बाद हुआ जा रहा है, सोचते सोचते तुमने मेरा घरौंदा रौंद डाला। इसीलिए तो कहते हैं औरत की बुद्धि। जाओ, फिर जाकर झामा पुकुर वाली गली में पड़ी पड़ी सड़ती रहो और झामा घिसो। तुमको बार बार मना किया था कि चुप रहना, वो सब भूल जाना, मगर एक एक कर और पटक पटक कर सारा सामान चढ़ाता रहा अनिमेश। कानन इतने शौक से सजाए अपने घर की दुर्गत होते देखती रही खड़ी खड़ी, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक औरत जो अपने पति को बेवकूफ़ बना रही है, बेवफा है, दुष्चरित्र है, पति का घर तोड़ रही है, ये बात जानकर भी चुप रहना
भला मुमकिन है कभी? अभी आप सुन रहे थे आशा पूर्णा देवी जी की एक बेहद रोचक कहानी, नागन की पूंछ। आशा करती हूँ कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।